स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आज पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम फेज के लिए मतदान इस वक्त जारी है और पहले चरण की तरह ही जबरदस्त वोटिंग हो रही है। और चुनाव तो हर साल होते हैं हमारे देश में, एक साल में कई चुनाव होते हैं, हर 5 साल में बड़ा चुनाव भी होता है, लेकिन ये बंगाल जैसा इलेक्शन जैसा इस बार हो रहा है, ये सालों में एक बार होता है। बंगाल में इस बार जो चुनाव चल रहा है, ऐसा चुनाव शायद हमने अपनी लाइफ टाइम में भी ना देखा हो। एक एक सीट, एक एक बूथ, एक एक गांव, एक एक गली, एक एक वोटर की लड़ाई इस वक्त जारी है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नादिया, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना और पूर्वी बर्धमान, इनकी 142 सीटें हैं जिसको सेकंड फेज में जिस पर वोटिंग चल रही है। और इस वक्त भी पोलिंग बूथ्स पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पुराने लोग बताते हैं कि 1970 के बाद बंगाल में ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी गई। इस बार ये लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच लड़ी गई। हिंदुस्तान में इन दिनों दोनों ही कैडर बेस्ड पार्टियां हैं जो पार्टियां ऐसे लड़ सकती हैं। पश्चिम बंगाल में 90 से 92% की वोटिंग हो रही है, लेकिन कांटे की ऐसी लड़ाई है कि पता नहीं चल पा रहा कि कौन जीतेगा। आमतौर पर जब 85 से 90% या 92% वोटिंग होती है तो जीत और हार साफ साफ दिखने लगती है, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं दिख रहा है। थोड़ी ही देर में आपको एग्जिट पोल के नंबर दिखाएंगे, तब स्थिति थोड़ी साफ होगी। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक हमें एग्जिट पोल के नंबर्स दिखाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अब तक के जो चुनावी अपडेट हैं वो हम आपको देंगे। उस पर बढ़े आगे आपको बता दें, हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है सीनियर लोगों का। हमारे साथ प्रदीप जी हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं, आलोक जी बहुत स्वागत आपका भी। अजीत द्विवेदी जी हैं स्टूडियो में, अजीत जी बहुत स्वागत आपका भी। रोहित तिवारी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ हैं, रोहित बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर आ चुके हैं, देवेंद्र आपका बहुत स्वागत है। मेट्राइज एजेंसी से मनोज कुमार सिंह जी, अभी वो एग्जिट पोल का डेटा इकट्ठा कर रहे होंगे, वो स्टूडियो में पहुंचने वाले हैं। एक्सिस माई इंडिया से प्रदीप गुप्ता भी थोड़ी देर के लिए हमें ज्वाइन करेंगे, अब से बस थोड़ी देर के बाद। लेकिन हम आपको थोड़ा अभी तक का जो अपडेट है वोटिंग परसेंटेज वो थोड़ा सा आपको बता दें। जो 5 बजे तक का डेटा है वो बता रहा है कि 78% से ज्यादा पोलिंग हो चुकी है, 78%। ये चुनाव आयोग का 5 बजे तक का डेटा है। तो ये आप कह सकते हैं कि 6 बजे तक जो आखिरी वोट पड़ता है या जो लोग और पोलिंग बूथ के अंदर चले पहुंच जाते हैं, अगर उनको आप जोड़ लें तो ये 90% के आसपास पहुंचना चाहिए, ऐसा अभी तक का अनुमान है। बाकी थोड़ा इंतजार हमको करना पड़ेगा। तो जी 5 बजे नहीं, 3 बजे तक का, माफ कीजिएगा, 3 बजे तक का 78% है, बिल्कुल ठीक। तो ये वोटिंग परसेंटेज जिला वाइज हम आपको दिखा रहे हैं, जिलावार। तो नादिया की देखें अगर आप बात कीजिए, यहां बीजेपी की प्रेजेंस ठीक ठाक थी। सेकंड फेज में 17 सीटें हैं। वोटिंग प्रतिशत 2021 में 88% के करीब था और 4 बजे तक का अब देखिए डेटा आ चुका है और 84.79%, मतलब लगभग 85% 4 बजे तक। जब 2 घंटे की वोटिंग अभी और इसके बाद इसमें जोड़ी जाएगी तभी वो लगभग 85% पहुंच चुका है। और अगर आप अंतर देखें तो 3.41% का अंतर जो है वो अभी दिखाई दे रहा है पिछले फेज की वोटिंग से, लेकिन वो फुल वोटिंग परसेंटेज है और ये 4 बजे तक का डेटा है। नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, टीएमसी के बहुत बड़े स्ट्रांग होल्ड 33 और 31 सीट वाले। नॉर्थ 24 परगना में 2021 में 83% वोट पड़े थे, 4 बजे तक अभी 82.5% के करीब वोट पड़ चुका है नॉर्थ 24 परगना में। दक्षिण 24 परगना में पिछली बार लगभग 88% वोटिंग हुई थी और उसको ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है उस नंबर को। 4 बजे तक का डेटा 88.11%। शाम 4 बजे तक दक्षिण 24 परगना में वोटिंग हो चुकी है। अब इस बढ़ी हुई वोटिंग का या बड़े वोट प्रतिशत का क्या मायने हैं, इसकी बात करेंगे। पूर्वी बर्धमान की 16 सीटें हैं, उसमें पिछली बार 88.35% वोटिंग हुई थी। अभी 4 बजे तक 87.75% वोटिंग हो चुकी है। तो वोटिंग ट्रेंड तो फर्स्ट फेज जैसा ही कमोबेश दिखाई दे रहा है। पहले फेज में 93% के ऊपर पोलिंग हुई थी, आप हम सब जानते हैं जी। बिल्कुल देखिए, और लेकिन ये सेकंड फेज में जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हो रही है अभी, इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब निकाला जाए। पहले फेज की बात करें तो पहले फेज की तमाम सीटों पर जो वोटिंग प्रतिशत रहा था वो पिछली बार से ज्यादा रही थी। वोटिंग प्रतिशत का फर्क भी मामूली नहीं था, बल्कि पहले फेज में 93% तक वोटिंग प्रतिशत रहा था। अब पहले फेज की भी कुछ सीटों का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं और उसके बाद आपके सामने विश्लेषण करेंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है। मालदा की बात करें तो मालदा में 12 सीटें हैं। 2021
2021 में 85.9% वोट पड़ा था, जो 2026 में बढ़कर 94.46% हो गया। यहां 8% तकरीबन 9% का इजाफा हुआ वोटिंग परसेंटेज में। मुर्शिदाबाद की बात करें तो यहां 22 सीटें हैं। 2021 में 85.26% मतदान हुआ था, लेकिन 2026 में ये जो मतदान फीसद है ये बढ़ा, 93% यहां पर वोटिंग प्रतिशत रहा, यानी 8% की बढ़ोतरी यहां पर भी हुई। साउथ दिनाजपुर की बात करें तो 6 विधानसभा की सीटें हैं। यहां 2021 में 87.53% मतदान हुआ था, जो 2026 में यानी अभी के चुनावों में 95.44% हो गया। यहां पर भी तकरीबन 8% की बढ़ोतरी देखने को मिली। नॉर्थ दिनाजपुर की बात करें तो यहां 9 विधानसभा सीटें हैं। 2021 में 83.81% मतदान हुआ था, जबकि अभी के चुनाव में यानी कि पहले फेज के मतदान में इस सीट पर, इस जिले में 94.16% मतदान हुआ। यहां 10% का इजाफा हुआ। सबसे ज्यादा यहां पर इजाफा देखने को मिला नॉर्थ दिनाजपुर में। पूर्व मेदिनीपुर की बात करें तो 16 विधानसभा की सीटें हैं। 2021 में 90.45% मतदान हुआ था, जो 2026 में बढ़कर 91.21% हो गया। इसके साथ ही साथ पश्चिम मेदिनीपुर की बात करें तो यहां 15 विधानसभा सीटें हैं। 88.39% 2021 में मतदान हुआ था, लेकिन अभी के मतदान में यानी कि 2026 के चुनाव में यह आंकड़ा 92.18% हो गया। यहां भी तकरीबन 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली। बीरभूम की बात करें तो यहां 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। 2021 में 87.73% था और 94.51% यहां पर वोटिंग हुई है। यानी तकरीबन हर सीट की हम बात करें या हर जिले की हम बात करें तो इजाफा ही देखने को मिला है। इसके अलावा पश्चिमी बर्धमान की बात करें या फिर हम अलीपुरद्वार की बात करें, बांकुरा की बात करें, कूच बिहार की बात करें, झारग्राम की बात करें, यहां पर भी हमें बढ़ोतरी ही देखने को मिली है। मार्जिन जो है वो देखने को मिला है 94%, 90%, 88%, 83%। इस बार का मतदान इसी तरीके से रहा है और हर सीट पर 8%, 7%, 5%, 6% का जो अंतर है हमें 2021 की तुलना में ज्यादा देखने को मिल रहा है। और इसी बम्पर वोटिंग के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई हुआ और बीजेपी ने कहना शुरू किया कि जो फर्स्ट फेज की 152 सीटें हैं उनमें से 110 सीटें हम जीत रहे हैं, 110 सीटों से ज्यादा जीत रहे हैं। अब आप पश्चिम बंगाल की हिंसा की बात करेंगे तो 2016 में 205 चुनावी हिंसा हुई थी, 2021 में 300, 2026 में यह घटकर 55 है। मौत की बात करें तो 2016 के चुनावों में 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, 2021 में 58 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि 2026 की बात करें तो यह आंकड़ा 0 है। यानी जो कोशिश चुनाव आयोग ने की थी कि पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से रहे, उसका असर देखने को मिल रहा है। अब आपको तैनाती बता देते हैं। 2016 में 800 कंपनियां तैनात थी, 2021 में 725, लेकिन इस बार 2026 में रिकॉर्ड देखने को मिला। 2550 कंपनियां सीआरपीएफ की, सीएपीएफ की तैनात की गई ताकि चुनाव आयोग शांतिपूर्ण तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव करा सके। आज भी आप देख रहे हैं कई बूथों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां प्रत्याशियों के बीच में टकराव देखने को मिल रहा है। इसके बाद आइए आपको बताते हैं कि क्लोज फाइट वाली जो सीटें हैं वो किस तरीके से हैं। 10,000 से कम मार्जिन वाली 20 सीटें हैं। बीजेपी ने 4 जीती थी, टीएमसी ने 14 जीती थी। 10 से 20,000 वाली जो मार्जिन वाली सीटें हैं 25 हैं, 7 जीती थी बीजेपी ने, टीएमसी ने 18 जीती थी। 20 से 30,000 वाली जो मार्जिन सीटें हैं वो 38 हैं, जिसमें से 3 बीजेपी ने जीती थी और 34 टीएमसी ने जीती थी। 30 से 50,000 की मार्जिन वाली 38 सीटें हैं और यहां पर भी इसी तरीके से बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी। तो इस बार मुकाबला दिलचस्प है और मुकाबला कड़ा भी है। सॉरी, इस ग्राफिक पर हम लोग थोड़ी देर में और बात करेंगे किस मार्जिन से कितनी सीटें जीती या हारी गई थी, लेकिन 2 जो अभी प्राची आपको डेटा दे रही थी, एक वायलेंस का कि इस बार हिंसा कम हुई है, उसकी वजह बड़े पैमाने पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती को बताया जा रहा है, चुनाव आयोग की तरफ से उठाए गए अभूतपूर्व कदमों को बताया जा रहा है। और वो जो आपको वोटिंग परसेंटेज की टेबल जो दिखा रही थी, जिसका मजाक हुआ इस बार की सीबीएसई का रिजल्ट लग रहा है ज्यादा, सब 90% से ऊपर। सर, इसी के बीच में कहीं कहानी छिपी हुई है, गलत तो नहीं है बात? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप पिछले चुनाव से या पिछले चुनावों से तुलना कीजिए तो एक बात तो बड़ी स्पष्ट थी, कम से कम ममता बनर्जी का की जो रिजीम है, 15 साल का शासन है, उसमें जो 3 चुनाव हुए हैं, ममता बनर्जी की पार्टी का वोटर तो पूरा निकलता ही था, उसको तो कोई डर था नहीं, उसको कोई रोकने वाला नहीं था। तो उनका वोटर निकलता था, प्लस जो इस दुनिया में नहीं है वोटर लिस्ट में है, जो बंगाल छोड़ के गए और वोटर लिस्ट में हैं, उनका भी वोट पड़ता था।
SIR ने ये किया है कि जो इस दुनिया में नहीं है उनका नाम नहीं है, जो पश्चिम बंगाल में नहीं रहते हैं उनका नाम नहीं है, और उसके अलावा जो है जो ये साबित नहीं कर पाए कि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, हालांकि करीब 22-23 लाख मामले जो है वो अभी भी अपील में हैं। तो कुल मिलाकर अगर ये वोट बढ़ रहा है तो ममता बनर्जी का वोट तो मैक्सिमम पहले भी पड़ता था, और 3-4 पार्टियां चुनाव में है नहीं। चुनाव में कायदे से मतलब वैसे तो कहने को कांग्रेस और CPM भी है, लेकिन लड़ाई तो बीजेपी और TMC के बीच में है जी। तो जाहिर है कि जो लोग जा रहे हैं वो 2 कारणों से, एक या तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए, या डर के मारे वोट नहीं देते थे कि कौन झमेले में पड़ने जाए, वहाँ झंझट होगा, हिंसा होगी, बम चलेगा कि गोली चलेगी पता नहीं, इसलिए नहीं जाते थे। उसमें दोनों तरह के लोग हो सकते हैं, ममता बनर्जी के भी हो सकते हैं और बीजेपी के भी हो सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि किसके वोटर ज़्यादा आए। ठीक, तो आप देखें, संभावना ज़्यादा है कि बीजेपी का वोटर जो डर के मारे वोट नहीं देता था वो है। फिर जो आप चैनल पर सुन रहे हैं, आपके चैनल पर भी दूसरी जगह भी, कि लोग एक बात ज़रूर बोल रहे हैं बदलाव की जी। तो जो चेंज चाहते हैं वो जाहिर है कि ममता बनर्जी को वोट देने तो नहीं जा रहे, तो उसका मतलब बीजेपी को वोट देने, तो बीजेपी का वोट तो बढ़ रहा है, और वोट बढ़ रहा है तो चूंकि बाइपोलर कंटेस्ट है, सीटें भी बढ़ेंगी। देखिए, एक तो SIR की वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़नी ही थी, हाँ, उसको भी, लेकिन अगर आप SIR इफेक्ट को उसमें जोड़ भी दें, एग्रीगेट वोट भी देखें तो भी अतिरिक्त वोट पड़ा है इसमें। कोई वो हमको पिछले फेज का डेटा बताता है, 4 से 5% अतिरिक्त वोट पड़ा है। आप कह रहे हैं, ये आपका सेंस ये है कि वो ज्यादातर बीजेपी के लिए होना चाहिए? मतलब कॉमन सेंस ये कहता है कि भाई अगर TMC का वोट मैक्सिमम पहले पड़ता था जी, तो उनके वोट देने पर तो कोई उनके वोटर्स पर रोक थी नहीं। ठीक है, डर जो था वो बीजेपी को या TMC के विरोध में जो वोट देते थे। रूही पहली बार प्रोग्राम में आई हैं, तो रूही और रूही ग्राउंड पर होकर के आई हैं बंगाल में काफी दिन। रूही, आपने क्या देखा, ये जो बढ़ा हुआ वोट है ये किसकी तरफ जाता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है? और सबसे बड़ी बात, ये जो इंटिमिडेशन या डर की बात है जो बहुत लोग बताते हैं, ऑफ कैमरा ज्यादा बताते हैं, इसका एक्चुअल नतीजों पर कितना प्रभाव होता है? देखिए, पहली बात तो ये कि कन्वेंशनल विजडम हमको यही बताता है कि जब वोटर टर्नआउट बहुत हाई होता है तो वो जो सरकार में है, जिनकी सरकार है, उनके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि वोटर चाह रहा है कि कुछ अलग हो, इसीलिए जाके वो इन्वेस्टेड है वोट देने के लिए। लेकिन हमको रिसेंट टाइम्स में कई ऐसे चुनाव आए जिसमें ये चीज़ गलत भी साबित हुई है, तो ये कन्वेंशनल विजडम अब कन्वेंशनल विजडम नहीं रही है। बंगाल में इस समय ग्राउंड पे ज़रूर एक मूड है, जैसे सब कह रहे हैं परिवर्तन का, चेंज। अब इसमें सवाल ये उठता है कि ये जो चेंज का मूड है, इसमें कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो हो सकता है वैसे ट्रांसलेट ना करे जैसा कि ग्राउंड में आपको पता लगता है, क्योंकि बंगाल वोट्स इन मेनी लेयर्स, हमको पता है कि उसमें बहुत लेयर्स है। पहली बात तो यह है, जैसे आपने बोला, इंटिमिडेशन बाय काडर, ये एक लेफ्ट की देन है, लेफ्ट का कल्चर है जो TMC ने एज इट इज इसको कैरी फॉरवर्ड किया, और ये एक वन ऑफ द नेगेटिव्स है। इस चीज़ को लेके लोग नाराज हैं TMC से कि हमने तो लेफ्ट को वोट आउट किया था, वैसा का वैसा ही कल्चर वापस ले आए हैं। तो ये इंटिमिडेशन ज़रूर होता है ग्राउंड लेवल पे, ये लेफ्ट के टाइम पे भी था, और मेरा ये मानना है कि लेफ्ट कई चुनाव ऐसे जीती है कि जब लोग डर के मारे किसी और को वोट देने नहीं गए हैं, या डर के मारे उन्होंने लेफ्ट फ्रंट को वोट दिया है। बंगाल की बात कर रही हूँ। तो ये कल्चर है ग्राउंड पे। अब अगर लोग आ रहे हैं वोट देने तो शायद इसलिए क्योंकि बहुत सेंट्रल फोर्सेस प्रेजेंट है, इसलिए कि लोग ज़्यादा सेफ फील कर रहे हैं, या फिर इसलिए कि सच में मोटिवेटेड है वोट देने के लिए। तो उस हिसाब से शायद ये फैक्टर अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि इस चुनाव में ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर रहा है, जो है TMC काडर इंटिमिडेशन का। चेंज का मूड जैसे कि मैंने बोला है, लेकिन एक चीज़ हम ना भूले, जो माइनॉरिटी वोट है वो 27% के आसपास है, प्रतिशत के आसपास है। दैट गिव्स ममता बनर्जी उतना एक लीड, क्योंकि वो पूरा कंसोलिडेट होता है। आजकल हमने देखा है एंटी बीजेपी, उसमें कोई बिखराव नहीं है, उसमें बिखराव नहीं है, बल्कि आजकल तो लोकसभा चुनाव से हम देख रहे हैं कंसोलिडेट्स बिहाइंड जो भी पार्टी बीजेपी को डिफीट कर सकती है उसमें, तो वो उनको एक स्ट्रेट लीड है उनके पास, ममता बनर्जी के पास। उसके अलावा जो उनका वेलफेयरिज्म का एक उन्होंने बुना हुआ है एक बुके, वो अभी भी कई लोगों में उनकी लोकप्रियता को बरकरार रखे हुए है। लेकिन जिस तरह से पहले था वैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी
जो 15 साल के बाद होती है वो एक रियलिटी है, और उससे ममता बनर्जी भी बिल्कुल नहीं सेफ हैं। तो इसीलिए एक चेंज का मूड ज़रूर है। लेकिन मैं क्योंकि सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं नंबर्स में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि चेंज का मूड है। अब वो कैसे ट्रांसलेट होता है इन नंबर्स, इन दिस फर्स्ट चेंज का मूड है और पहले जितना डर नहीं है, डर उतना नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है लोग सच में सोशल मीडिया की वजह से भी थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, क्योंकि उनको पता है हर चीज़ आप सोशल मीडिया पे डाल दो तो अटेंशन मिल जाता है आपको। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नहीं, डर तो नहीं है, लेकिन टीएमसी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है अजीत जी, इतना नैरेटिव खड़ा हुआ पहले फेज के चुनाव के बाद, भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ, और अभी जो सेकंड फेज का हम चुनाव देख रहे हैं जहां एक एक वोट के लिए लड़ाई हो रही है, नेता जो हैं वो दौड़ रहे हैं, सीआरपीएफ खड़ी हुई है उनके पीछे हैं, मार पिटाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बात है कि टीएमसी कहीं से भी कमजोर पड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। और शायद यही वजह है कि इतना अच्छा खासा बंपर वोटिंग के बावजूद भी प्रिडिक्शन नहीं हो पा रहा कि इधर जा रहा है चुनाव या उधर जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। अब उस प्रिडिक्शन में एक समस्या है। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, जो क्लासिकल डेफिनेशन होता है बहुत ज़्यादा पोलिंग होने का, जो बताया अभी रूही जी ने, कि आमतौर पर मानते हैं लोग कि सरकार के इनकम्बेंट के पक्ष में जाएगा, वो इनकम्बेंट के खिलाफ जाएगा अगर ज़्यादा पोलिंग होती है तो। ये चीज़ें, ये धारणा तो अब खत्म हो गई है। हम लोग लगातार जितने चुनाव में देखे, SIR के बाद जो पहला चुनाव हुआ था वो बिहार का चुनाव था, और उस चुनाव में 10% वोट बढ़े थे, ओवरऑल पोलिंग 10% बढ़ी थी, और इनकम्बेंट को बहुत बड़ा फायदा हुआ था। 15 साल नहीं, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। 20 साल से एक सरकार चल रही थी, और SIR के बाद पहला चुनाव था, और उस चुनाव में 10% वोट बढ़े और इनकम्बेंट बढ़ी हुई सीटों के साथ वापस आए। हालांकि ये नहीं कह रहे कि ऐसा कुछ बंगाल में भी हो जाएगा, या दूसरे जिन राज्यों की हम लोग आगे बात करेंगे, तमिलनाडु या केरल में भी हो जाएगा, लेकिन ये उसको जो कन्वेंशनल विजडम है, जो ट्रेडिशनल और क्लासिकल डेफिनेशन है पोलिंग परसेंटेज का, उसको निगेट करता है। पोलिंग परसेंटेज बढ़ने का और हायर पोलिंग होने के जितने भी कारण हैं वो सब कारण सही है कि इंटिमिडेशन इस बार कम लग रहा है, SIR की वजह से वोट कटे हैं, तो जो बेस वोट है वो कम हुआ है, ये भी है, ये सब बातें हैं। लेकिन इस बात को हम लोग कंसीडर करें अगर, कि पिछली बार भी 82-83% पोल हुआ था जी, और जो बेस कम हुआ 90 लाख वोट का, 91 लाख वोट का अगर कम हुआ है, तो एक्चुअल वोट में जो बढ़ रहा है वो लगभग आधा। अगर 10% दिख रहा है बढ़ना, तो 5% एक्चुअल बढ़ेगा। तो सिर्फ इस बढ़े हुए वोट से बीजेपी को बहुत फायदा नहीं हो जाएगा। अगर ममता बनर्जी जितना वोट पाती रही हैं, उस वोट में डेंट नहीं होता है, अगर वो वोट नहीं टूटता है, उसमें से कुछ लोग जो हिंदू हैं, जिन लोगों ने पिछली बार ममता बनर्जी को वोट किया था, अगर वो इस बार ममता बनर्जी को छोड़ करके बीजेपी को वोट नहीं करते, बिल्कुल तब तक नहीं चेंज होगा। ये 48% वोट ममता बनर्जी को आया था, और इस फेज में जो 142 ये सीटें, इसमें 49%। तो बीजेपी के नेता खुलकर बोल रहे हैं अजीत जी कि हमको पिछली बार 52-53% हिंदू वोट मिला था, उसमें हमको 10% हिंदू वोट ऐड करना है, हमको 65% हिंदू वोट चाहिए। 65% चाहिए। मतलब 100 में 60 हिंदू हमारा मानना है कि देता है वोट, 5-6 हिंदू और वोट दे देगा, 7 दे देगा, तो उनके पक्ष में ये चीजें हो जाएंगी। और वो तब होगा जब ममता बनर्जी को जिस हिंदू ने वोट दिया, ऑलमोस्ट 40% हिंदू ने, उसमें से वोट टूटे। वो कह तो रही, फिर माहौल बदलाव की बात कर रहे हैं, उसमें से टूटे। हाँ, वो अगर टूटता है तो जो फैक्टर जो कंसीडर हम लोग कर रहे हैं कि वोट बढ़ गया, 20 लाख वोट बढ़ा है पहले, तो वही वोट टूट सकता है, मुस्लिम वोट नहीं टूटेगा। वही कह रहे हैं, वो वोट नहीं टूटेगा। अच्छा, प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ हैं एक्सेस माई इंडिया से, क्योंकि थोड़े वक्त के लिए आए हैं हमारे, तो जरा उनकी सेंस ले लें। प्रदीप जी का एनालिसिस देश दुनिया भर में देखा जाता है। बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका एग्जिट पोल कब देख पाएंगे हम? 6:30 बजे के बाद से सौरभ जी। अच्छा ठीक है, तो कुछ तो सर पर्चा लीक कीजिए ना। पर्चा लीक करने से पता चला कानूनन कार्रवाई हो जाएगी मेरे ऊपर। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है सर 6:30। फिर भी सर एक ब्रॉड सेंस क्या है अभी तक? चले, मैं वो तो मजाक की बात थी, मगर क्या ब्रॉड सेंस मिल रही है आपको अभी तक इलेक्शन देख के? अब ब्रॉड सेंस का तो इस बार की सबसे बड़ी चीज ये है कि सभी 5 राज्यों में वर्तमान सरकारों ने महिलाओं के अकाउंट में, जो एक ट्रेंड बन चुका है, चुनाव के घोषणा के जस्ट पहले ट्रांसफर किया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कहाँ पे सरकारें बदलती हैं और कहाँ पे बचती हैं, और उसके चलते अब हम आगे ये कह पाएंगे कि भैया ये तो एक फार्मूला बन चुका है, एक बोलते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र बन चुका है। तो फिर उस लिहाज से देखना होगा, और यदि सरकारें बदलती हैं तो ये मानना पड़ेगा कि हर एक अस्त्र की अपनी एक सीमा होती है। अब ये उस सीमा के पार हो चुका है। बंगाल की बात कर लेते हैं प्रदीप जी। फिर पहले अभी यहाँ चर्चा चल रही थी कि वोटर टर्नआउट बढ़ गया, लोग ज्यादा इस बार बाहर निकले हैं। दूसरा ये कि एक बदलाव की बात करने वाले काफी लोग बंगाल में मिल रहे हैं। क्या एक जनरल सेंस है परिवर्तन की?
नहीं देखिए, जनरल ये तो है, परिवर्तन की बात तो है, बट उसका परिवर्तन का अंतर कितना सीटों के हिसाब से और वोटों के हिसाब से होता है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जब हम बीजेपी के नज़रिए से बात करते हैं तो 77 सीटें थी, तो करीब करीब उतनी ही सीटें उनको और चाहिए, यानी उनका जो स्ट्राइक रेट है सक्सेस के लिए वो बहुत ज़्यादा है, और 10% का फर्क था दोनों पार्टियों के बीच में, तो उस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो बिल्कुल तय है कि बीजेपी की इम्प्रूवमेंट होना ही है, बट सवाल है कितना होना है, ये देखने वाली बात हो। मैंने तो आपका एक एनालिसिस देखा था यूट्यूब पर, आप बता रहे थे कि इस 10% को 10% ना पढ़िए, 5% पढ़िए, 5% बराबर कर देना है तो ये बिल्कुल इक्वल फुटिंग पर होंगी दोनों पार्टियां, और उसमें 1% ऐड करना पड़ेगा भाजपा को। और आप मार्जिन भी बता रहे थे, कई कम सीटों, कई कम मार्जिन वाली सीटें भी हैं। तो मैं बताने की कोशिश करता हूं कि जो पिछले चुनाव में बीजेपी ने, हालांकि टीएमसी ने भी कम मार्जिन की सीटें, बीजेपी ने भी कम मार्जिन की सीटें जीती थी और टीएमसी ने भी जीती थी, लेकिन करीब 75 सीटें ऐसी हैं जिनमें 10 या 10% से कम है, उसमें आधी आधी 37 और 38 ले लीजिए, जो 5 से भी कम 37 और दूसरे 5 से 10 के बीच में 38। तो इन 75 सीटों के ऊपर मेरे हिसाब से बीजेपी ने अपनी पूरी जोर आजमाइश की होगी, पूरा प्रबंधन किया होगा जमीनी स्तर पे ऊपर कार्यकर्ताओं द्वारा, जो कि यदि ये सक्सेस हो पाए तो ये एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इन सीटों के ऊपर, 75 सीटों के ऊपर। दूसरी जो बात है कि 60 सीटें ऐसी होती हैं जो डिफिकल्ट सीटें हैं बीजेपी के नज़रिए से, वहाँ पे माइनॉरिटी वोट की संख्या बहुत बड़ी है और उसके चलते मुश्किल होता है, यानी वेरी डिफिकल्ट की श्रेणी में आती है। और 30 सीटें होती हैं जो डिफिकल्ट, तो कहने का मतलब है इस 30 में से भी उनको कुछ ना कुछ लेना होगा, और उसके चलते यदि मुस्लिम वोटों का विघटन होता है इन 30 सीटों के ऊपर तो उसमें एक संभावना बनती है, वरना ये 90 सीटें जो हैं वो टीएमसी हमेशा ये मान के चलती है वो तो उनके पॉकेट में रखी हुई। अब एक चीज जो सबसे ज्यादा चर्चा जिसकी हो रही है दोनों फेज में अलग अलग ट्रेंड्स की, कि पहला फेज बीजेपी का मान के चलें, दूसरा फेज आप टीएमसी का मान के चलें, वो अगर हम सीटों के नंबर देखते हैं तो उसमें भी वो रिफ्लेक्ट होता है। आप कहने वाले कह रहे हैं बीजेपी को सरकार बनानी है तो भाई 100 सीटें पहले फेज में लानी पड़ेंगी और 3 गुना सीटें करनी पड़ेंगी उनको दूसरे फेज के अंदर। ये एक जनरल थ्योरी चल रही है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? मेरे हिसाब से जो लोग कहते हैं वो नेचुरली उनके सामने इतिहास मौजूद होता है, उसके चलते कहते हैं, लेकिन मैं इस चीज को, इस थ्योरी को दूसरे नज़रिए से देखता हूँ कि पहले फेज में तो देखिए मुर्शिदाबाद, मालदा और उसकी भी सीटें हैं, उस रीजन की भी क्या करीब 50 सीटें हैं, तो आप उसको उस नज़रिए से ना देखें। यदि के परिवर्तन होना है तो जो प्रेसिडेंसी है, जो इस सेकंड फेज के अंदर 108 सीटें प्रेसिडेंसी की हैं और बाकी जो सीटें हैं वो वर्धमान की हैं, तो इन 108 सीटों में से पिछली बार 14 सीटें केवल जीती थी बीजेपी ने, केवल 14 सीटें, और लोकसभा 19 के चुनाव में इन्हीं के ऊपर 28 सीटें जीती थी। दैट इज द बेस्ट परफॉर्मेंस बीजेपी का लोकसभा 19 का जो चुनाव था उस नजरिए से। तो जहां बदलाव की बात है तो ये जो बदलाव है, मैं ऐसा मानता हूं कि उसकी बड़ी सुगबुगाहट जो है वो मध्यम और मध्यम निम्न वर्ग के अंदर है, और सबसे निम्न वर्ग के अंदर उसकी सुगबुगाहट, उसका परसेंटेज बहुत कम है। तो परिवर्तन यदि होना है तो इन प्रेसिडेंसी की सीट में ही होने से बड़ा परिवर्तन होगा। इतिहास जो है वो इतिहास है, लेकिन बीजेपी को जो अपना 19 का 28 का परफॉर्मेंस था उसको 56 करना पड़ेगा, तो फिर बीजेपी जीत सकती। ये प्रेसिडेंसी आप कह रहे हैं मतलब कोलकाता एंड अराउंड? कोलकाता, हावड़ा, साउथ परगना, नॉर्थ परगना, हुगली, ये सब जो होते हैं ये प्रेसिडेंसी में आते हैं, नादिया, ये सब प्रेसिडेंसी में आते हैं। लेकिन सर फिर वही सवाल आ गया कि इसमें बीजेपी कितना अच्छा कर लेगी, जहां आपने खुद बताया 14 सीटें थी मात्र। नहीं, जब आपको परिवर्तन करना है 77 से यदि आपको 150 पहुंचना है तो वो तो उतना परिवर्तन करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो संभव ही नहीं होगा। क्योंकि दूसरे तरफ मैंने बताया मालदा, मुर्शिदाबाद, दिलनाजपुर की सीटें हैं, तो वहां तो आपकी उम्मीद तो है, लेकिन वहां पहले से बेहतर परफॉर्मेंस है, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो वहां एल्बो रूम कम है, यहाँ एल्बो रूम बहुत बड़ा है, एक बात। दूसरी बात, जो माइनॉरिटी कंसोलिडेशन है और जो एंटी इनकम्बेंसी सो कॉल्ड बोलते हैं, वो पूरे के पूरे का एपिक सेंटर जो है वो प्रेसिडेंसी है, इनकी एंटी इनकम्बेंसी का जो एपिक सेंटर है। तो यदि परिवर्तन होना है तो यहाँ पे और
हिंदुओं की तादाद जो है उसके मुकाबले यहाँ पर अच्छी संख्या में मौजूद है, और खासकर जनरल वर्ग की, जो मध्यम वर्गीय वर्ग होता है उसकी, दोनों सामान्य और मध्यम। यहां भी अभी ये बात हो रही थी और बीजेपी के लीडर्स जो हैं इसको खुलकर कह भी रहे हैं कि हमें वोट जो मिलता है हमें तो 70 में से ही लेना है, जो लेना है मतलब हिंदू वोट में से ही लेना है, और उसमें हम मेजॉरिटी मार्क को पहले क्रॉस कर चुके हैं, हमें उसको 70% के आसपास पहुंचाना है, 65-70% के आसपास। ये अचीवेबल है? बिल्कुल रूल्ड आउट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। और इसके बिना बीजेपी मेजॉरिटी में नहीं आ सकती? इसके बिना कैसे आएगी? उसके बिना कैसे आएगी? आप बताइए कि 70 की जो वो बात कर रहे हैं, तो 70 इंटू 70 यानी कि 49%, उस 49 में से 10% दीगर के लिए छोड़ दीजिए, तो 45% वोट शेयर होगा। तो आप बोल सकते हैं कि हम ममता बनर्जी को क्रॉस कर सकते हैं, टीएमसी को। जी बिल्कुल ठीक। हमारे साथ मेट्राइज से मनोज कुमार सिंह जी भी आ गए। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका भी। सेफोलॉजिस्ट के सामने सेफोलॉजिस्ट वैसे नहीं पिच करना चाहिए, लेकिन दोनों के तर्क है और दोनों जो बात करते हैं वो डेटा पे बात करते हैं, हम जनरल सेंस पर बात करते हैं। जी, वो कह रहे हैं कि भाई रूल्ड आउट नहीं है, लेकिन बीजेपी 70% हिंदू वोट ले आएगी। ये टफ टास्क है। मुझे लगता है कि था इस पे अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, और सेकेंड फेज के पोल का जो नेचर दिख रहा है और जिस तरीके से रिएक्शन आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इससे हम कहीं आगे बढ़ चुके हैं। तो हमें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। जितने डेटा पे आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि चुनाव का प्रेडिक्शन करना उतना मुश्किल काम होता है। डेटा वो होता है जिसे उसको समझाया जाता है जिसको समझाने की नहीं कोशिश की जा सकती है। डेटा में हमेशा उलझाया जाता है, और इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी डेटा पे बात हुई है और ज्यादा बात हुई है, वो सारे प्रेडिक्शन गलत हुए हैं और आप ही के चैनल पे गलत हुए हैं। अच्छा, डेटा की बात ना करें तो फैक्टर्स पर बात करें। फैक्टर पे बात करें कि किस मुद्दे पे पोल आ रहा है और कैसे आ रहा है। अंत में तो डेटा ही देंगे ना, वो तो देंगे ना। लेकिन हम पिछला जो इतिहास निकाल कर दिखाते हैं कि ये डेटा में ऐसे था, यहाँ पे ऐसे चेंज हुआ, फिर हिंदू का ये क्या है। भाई कितने लोगों ने कहा कि हिंदू 70% नहीं आ सकते? नहीं, लेकिन प्राची ने कहा मुद्दों पे फैक्टर से बात करते हैं, तो फैक्टर भी बेस तो डेटा ही होगा ना, वो रिफ्लेक्ट तो करना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम हिस्ट्री को लेकर आप कहां से शुरू करना चाहते हैं? नहीं, कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा दिखा आपको? जी, कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा दिखा जिसको लेकर लोग इस बार भय, भूख और भ्रष्टाचार तीनों ज्यादा महत्वपूर्ण दिखा। लोग डरे थे, उस डर को हटाया है इस बार लोग डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। इस बार लोगों के मन में है कि किसी तरीके से बंगाल का कल्याण हो जाए। और बार बार एक चीज जो आती है, मैं अभी तक आपके कुरुक्षेत्र में ये बात नहीं कहा था, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बातें आती हैं कि लोग बार बार कहते हैं कि भाई इतने भर के ट्रेन में जो लोग आ रहे हैं वो पोल कर रहे हैं तो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। मैं फिर मैं बोलता हूं कि जितने लोग भर के आते थे उनका पिछले बार में भी पोल हुआ था, लेकिन उन्होंने पोल नहीं किया था, उस मनोज सिंह ने पोल किया था। इस बार वो आए हैं कि यदि मैं पोल करने नहीं जाऊंगा और इतनी कड़ाई हो रही है तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि मेरी नागरिकता चली जाएगी या मैं यहां से वापस चला जाऊंगा। पोल पिछले बार भी हुआ था। पोल बढ़ने का कारण सिर्फ ये नहीं है कि वो ट्रेनों से चले आए या लोग SIR को लेकर डर कर बूथों तक चले आए, या वो जो वोट परसेंटेज ऊपर का जो टॉप है वो कटा है उसके कारण हुआ। इस बार लोगों ने वोट किया है और खुलकर वोट किया है और बोलकर वोट कर रहे हैं। और आप क्या चैनल दिखा रहा है कि लोग बोलकर वोट कर रहे हैं? नहीं, वोकल ये है, अलग बात है। प्राची इस बार नहीं गई तो उस बात को नहीं दिखा पाई, लेकिन लोग बोलकर कर रहे हैं। जितने भी आपके पत्रकार रोही कुछ बोल रही थी आप? देखिए, चुनाव ना डेटा से नहीं जीता जाता है, चुनाव इमोशंस का खेल होता है, और ग्राउंड पे जो इमोशन है वो रिफ्लेक्ट होता है। आप जैसे ये सर कह रहे थे कि पिछला डेटा कितना कंपेयर करेंगे, आप एक चुनाव देखिए जो त्रिपुरा में जब लेफ्ट बाहर हुई थी, बीजेपी का कितना वोट शेयर था उस टाइम? 1.5%। उतना वोट शेयर था, वो पार्टी 42+ वोट शेयर लेके पावर में आई है। तो ये टर्न अराउंड कैसे होता है ना, ये मूड से टर्न अराउंड होता है। पिछला डेटा से आप कितना भी कंपेयर करें, ये टर्न अराउंड हम नहीं समझ पाएंगे। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दूसरे सौरभ जी, आप हैं, अरविंद जी, सब लोग थे, हम लोग बैठे हुए थे, सब लोग थे उस समय। कोई विश्वास मानने को तैयार था कि बिहार में इतना बड़ा गैप आ रहा है? किसने बोला था? गैप था कि नहीं था? इतना बड़ा कैसे गैप आ गया जब इतने भर भर के लोग बिहार में गए थे और आरजेडी का दावा था कि जितने लोग मेरे पास आ रहे हैं मेरे वोटर हैं। अच्छा, आपने जो बात कही, रूही ने जो बात कही, और प्रदीप जी ये बात कहते रहे हैं, त्रिपुरा का उदाहरण भी देते रहे हैं वो। प्रदीप जी, फिर आप समझाएं कि जैसे आपने कहा रूल आउट नहीं किया जा सकता कि बीजेपी को वो जंप मिले वोट में, तो अगर मन बन गया है लोगों का तो फिर तो मुमकिन है कुछ भी।
नहीं, देखिए सौरभ जी, बड़ा प्रदेश है, छोटा प्रदेश नहीं है, बड़ी संख्या है। तो पूरे के पूरे लोगों का मन बन जाना अपने आप में एक बड़ा विषय होता है। जैसे कि एक दिल्ली प्रदेश के अंदर हमने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी की पार्टी की सरकार को बीजेपी ने हराया अभी जो चुनाव हुए 25 में। तो वो एक प्रदेश का साइज था और उसके हिसाब से 43% आम आदमी पार्टी को फिर भी वोट आया था। लेकिन दूसरे तरफ बीजेपी को जो वोट आया और उस 46 और 47%, उसके चलते ये सब हुआ। जहां तक बंगाल की बात है तो बंगाल एक अलग तरीके का राज्य है। मैं ये बिल्कुल अभी भी कह रहा हूं कि मुश्किल नहीं है, बट इतना आसान भी नहीं है, चाहे विषय जो भी हो। इसके इर्द गिर्द कोशिश तो की गई है। और जिस हम मूड की बात कर रहे हैं, इमोशन की बात कर रहे हैं, देवेंद्र आप तो ग्राउंड पर होकर आए हैं, ये मूड, ये इमोशन क्या बीजेपी पकड़ने में कामयाब हो पाई है? क्या वो समझ पाई है कि इस बार पश्चिम बंगाल को क्या चाहिए और उस मुद्दे पर वोटर को निकाल पाई? एक प्रदीप जी की बात को ऐड कर लीजिएगा कि बड़ा प्रदेश है, आबादी ज्यादा है। नहीं, बड़ा प्रदेश बाकी दूसरे राज्यों की अगर बात कर लें, उत्तर प्रदेश से बड़ा, महाराष्ट्र बड़ा, अलग अलग राज्यों में जब चेंज होता है तो ऐसा ही चेंज होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि छोटे राज्य में ही चेंज हो जाएगा। त्रिपुरा का उन्होंने उदाहरण दिया था, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ त्रिपुरा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में जब 2017 में बीजेपी आई तो क्या उतने बड़े स्टेट में ये हो सकता था क्या? या वो छोड़ दीजिए, 2014 का जो लोकसभा था उस समय यूपी में बीजेपी की जो स्थिति थी 73 सीट आने की थी क्या? लेकिन जब एक बार हवा इमोशन जब चलता है तो फिर बाकी सारी चीज़ें एकदम से गौण हो जाती है। दूसरी चीज़ और अब देखें कि 215 सीटों पर बीजेपी बहुत मजबूती से पूरी ताकत के साथ लड़ रही है 294 में, राइट? वहाँ से 148 उनको आना है। तो ये जो परसेंटेज के हिसाब से आप देखेंगे तो लगभग 68 से 69% उनका सक्सेस रेट होना चाहिए, विनिंग सक्सेस रेट। बीजेपी बहुत आसानी के साथ, और कई सारे उदाहरण ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जब 80 से 90% उनका कन्वर्जन रेट है सक्सेस का। तो ये चीज़ ऐसी नहीं है जिसको एकदम से अचीव ना किया जा सके। प्रदीप जी भी वही बात कह रहे हैं कि डिफ़िकल्ट है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ये मान रहा होगा कि ये चुनाव डिफ़िकल्ट नहीं है। सबको ये पता है ये बहुत डिफ़िकल्ट चुनाव है। लेकिन अगर ओवरऑल इलेक्शन लड़ने के ढंग को देखें, और आज भी जो मेरी बातचीत वहाँ पे हो पा रही है सौरभ, टीएमसी के लोग प्रेशर में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बीजेपी वाले उत्साहित ज़्यादा है, उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा नज़र आ रहा है दूसरे फेज़ के बाद भी। पहले फेज़ में तो एकदम से अलग था ही, अलग लेवल पे। अभी सेकंड फेज में भी थोड़ी देर पहले जब मेरी बातचीत हुई थी तो उसमें वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है और टीएमसी वाले प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। तो वो सिम्टम्स आप कह सकते हैं कि टीएमसी के लिए चिंताजनक है। और दूसरी चीज़ जो वोट परसेंटेज वाली बात है सौरभ, कि जो गैप मेंटेन होना है उसमें अगर आप देखें, जैसे 10% का अगर गैप है, 5% आपको लेके आना है, तो एक दो जो गायब वोटर्स रोल अदा करते थे टीएमसी के पक्ष में वो निकल गया। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी कुछ तो हुआ होगा। तीसरा, बीजेपी ने जो नैरेटिव चलाया, जिस तरह से इलेक्शन लड़ा, उसमें कुछ फायदा हुआ होगा। तो उन सारी चीज़ों को जब आप जोड़ के, और भय खत्म हुआ वोटिंग देने के लिहाज से, तो इन सारी चीज़ों को जोड़ कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक संभव स्थिति है और आसानी के साथ हो सकता है इस रूप में, अगर ये सारी चीज़ें वर्क करें तो। सवाल सिर्फ इस बात का है कि क्या इन चीज़ों ने ग्राउंड पे उसी रूप में वर्क किया है। कम से कम विजिबल जो चीज़ें नज़र आ रही थी उसमें ये दिख रहा था कि बहुत सारे लोग, पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आ रहा था फैक्टर बंगाली वर्सेस बाहरी। इस बार वो कम नज़र आया है, बहुत कम नज़र आया। ममता बनर्जी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही थी। आपने देखा होगा कि टीएमसी के सांसद पीएम मोदी का नाम ले लेके ट्वीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। उसके पीछे वजह यही थी कि सिर्फ एक नैरेटिव खड़ा हो जाए कि बंगाली वर्सेस बाहरी। देखिए, एक बात तो देवेंद्र है कि अगर इस बार भी अभी भी ये सब जो बातें आपने कही, मेहमानों ने जितनी भी फैक्टर्स बताए, ये सब मोटा मोटा ये बताते हैं कि बीजेपी को बेहतर करना चाहिए। लेकिन अगर लोग फिर भी हेज कर रहे हैं या बच के बोल रहे हैं, उसकी वजह है सर ममता बनर्जी, कि लोग ममता बनर्जी को कमजोर आंकने की गलती नहीं करना चाहते। आज भी आप देखें, जो तस्वीरें आपने सुबह से देखी, ये कहीं ईवीएम पे जो है बीजेपी के सिंबल पर टेप लगा हुआ है। ममता बनर्जी बूथ बूथ जा रही हैं। ममता बनर्जी जितनी श्रिलनेस के साथ इस बार बोल रही है, हमने कभी नहीं उनको बोलते हुए सुना। तो लोगों को लगता है कि ममता बनर्जी अभी भी जो है कुछ लोग, शी कैन पुल समथिंग आउट ऑफ द हैट, अभी भी कुछ कर सकती हैं। तो आखिरी वक्त तक देखना चाहिए कि ममता के पास अभी कोई और कार्ड है क्या। मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है आरजी कार की जो घटना हुई थी उसके बाद से ममता के पास कोई कार्ड नहीं रह गया। जो उनकी स्ट्रेंथ थी सबसे बड़ी, मुस्लिम वोट तो है ही, उसमें कोई इफ एंड बट है नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं है। वो पूरा जितना वोट पड़ेगा सब ममता बनर्जी को जाएगा। महिलाओं में जो परिवर्तन है, जो एस्पिरेशन है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलेगी, कहाँ जाएंगे। एक ग्रामीण महिला ने कहा कि अगर बच्चों को नौकरी नहीं मिली तो वो गलत रास्ते पर चले जाएंगे।
कहा कि अभी तक हमने दीदी का उन्नयन देखा, अब दादा का विकास देखेंगे। तो और छोटी सी दुनिया हो गई सोशल मीडिया के कारण, टीवी के कारण, लोगों को दिखता है कि दूसरे प्रदेशों में क्या हो रहा है। 5 साल की सरकार हो तो उसमें लोग कंसेशन देने को या डाउट ऑफ बेनिफिट देने को तैयार होते हैं। यहां तो 15 साल की सरकार है। तो इसलिए ममता बनर्जी के पास अब कोई विक्टिम कार्ड नहीं बचा है। ये पूरे बंगाल में और बंगाल से बाहर जो लोग हैं उनको दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी सिस्टम बन गई है। ये लड़ाई जो है इस सिस्टम के बिल्कुल ठीक आपने कहा, वही उसी सिस्टम पर जो है शायद अभी भी टीएमसी समर्थकों का भरोसा है। सिस्टम की एक शेल्फ लाइफ होती है, वो हमेशा नहीं चल सकता। देखिए 5 बजे तक के आंकड़े आ गए हैं सर, अब वोटिंग परसेंटेज सामने आ गई है और 90% वोटिंग हो गई है, जिसकी बात हम कर रहे थे कि बंगाल में शाम 5 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बता रहा है कि 90% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। शाम 5 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं और ये पिछली बार की तुलना में ज्यादा है। हुगली की बात करें तो 90.34% वोटिंग हुई है। हावड़ा की बात करें तो यहां भी 90% वोटिंग हुई है। तो बंगाल में ओवरऑल आंकड़ा जो शाम 5 बजे तक का आया है, अभी और फाइनल आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन 5 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है 90% का आंकड़ा है। यानी पहले फेज में भी पहले फेज की तरह दूसरे फेज में भी बंपर वोटिंग हुई है। अच्छी खासी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले हैं और जो फैक्टर बताया गया था, डर वाले एक मुद्दे को बीजेपी लेकर आई थी, कहीं ना कहीं उस मुद्दे ने काम किया। जिस तरीके से फोर्स तैनात थी उस फोर्स ने भी काम किया और इसी का नतीजा है कि वोटर टर्नआउट जो है वो 90% के पास पहुंच गया है। 90% वोटिंग शाम 5 बजे तक पश्चिम बंगाल में हुई है। अब ये किसके पक्ष में जाएगी, ये कैसे कैलकुलेट आलोक जी करें? अगर पहले फेज में हमने देखा बंपर वोटिंग थी, बीजेपी कॉन्फिडेंट हो गई, सेकेंड फेज में भी इसी तरीके की वोटिंग टर्नआउट सामने आ रहा है। प्राची देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह से जितने बड़े पैमाने पर सुरक्षा का इंतजाम हुआ, जितना प्रॉमिस किया गया, आप देखिए बम, इस बार बम नहीं चला, बम को पकड़ लिया गया पहले ही। एक आपने दिन में रिपोर्ट देखी थी जिसमें कहा गया बम, तो जहां बम चलते थे, गोलियां चलती थी, लोगों लाठियां चलती थी, लोगों को उठा करके घर से फेंक दिया जाता था। चुनाव के बाद भी होता था, चुनाव के समय भी होता था। उसके मुकाबले में आंकड़े भी आपने दिखाए हैं। तो मेरा एक तो मानना यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हिंसा से काफ़ी हद तक इतना कंट्रोल करने से लोग वोट डालने गए और वोट डालने गए, जबकि आप मान के चलते हमारे जो भी एक्सपर्ट हैं, जो आंकड़ों के खेल करते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब नहीं इतने % पहले देते था। मेरा मानना है कि उसमें से लोग बदला हो, कलकत्ता हो या उसके आसपास के इलाके, जो प्रेसिडेंसी जिसका जिक्र सौरभ कर रहे थे, मैं ऐसा मानता है कि उस सब में लोगों में चूंकि एक साहस यदि आता है कि हमें कोई खतरा नहीं है, मेरी सोसाइटी में आके कोई बम नहीं लगा देगा, मेरे घर में आकर के कोई बम नहीं मार सकेगा, ये एक विश्वास होने से इस बार जो बिल्कुल क्रांतिकारी बदलाव, इतना वोटिंग % तो कभी नहीं। मैं अभी शुरू होने से पहले भी आपसे भी कहा कि भाई आपको याद हो, मैं 71 से पत्रकारिता में हूँ, लेकिन कभी इतना वोटिंग बंगाल में हुआ हो ये मेरी याददाश्त में नहीं। हो सकता है कहीं गड़बड़। अच्छा, दूसरा 77 और 80 कितना अंतर हुआ था। उसके बाद जनता पार्टी आई थी 77 में उतने उत्साह से, उसके बाद 80 में हुआ। 2004 एनडीए के लिए कह दिया गया था कि साहब एनडीए तो आ ही रही है, नहीं है। तो इसलिए ये वो तो चाहे राष्ट्रीय चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, पहले मैं जिक्र किया कर्नाटक में इंदिरा गांधी जीती और उसके बाद कर्नाटक में जनता दल जीत गया। तो ये कहना कि पहले ऐसा होता था, एक तो हम उसके पक्ष में, ये ठीक है, हमारे जो जाते हैं मुद्दे वाली बात जो अभी कही जा रही थी उसके आधार पर आप अंदाज लगा सकते हैं। और मुद्दे में क्या है, हमें एक तो डर न हो, हमें रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले। देखिए महिलाओं की जो मुद्दा है वो अभी तक ममता बनर्जी सिंपैथी, देखिए सड़क सड़क वो घूमी है, पैदल उन्होंने जाके काम मैंने कोशिश किया है, लेकिन वो अस्तित्व की लड़ाई है। दूसरा आपने वैसे जिक्र किया था कि काडर, ममता के पास काडर नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनके समर्थक हैं वो, मैं उनके साथ असामाजिक तत्व, यदि मैं उसको यदि गुंडे कहूँगा तो हम हो सकता है कि किसी को खराब लगे, लेकिन सही मायने में लगेगा, आप बोलिए। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके साथ गुंडे हैं। और काडर यदि था कम्युनिस्टों का, मैं अभी भी कहूँगा कम्युनिस्ट कहाँ हैं, कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टी थी, तो काडर उनके पास था, कम से कम कम्युनिस्टों के पास था। और भारतीय जनता पार्टी के पास काडर है। भारतीय जनता पार्टी के पास गुंडे नहीं हो, सुरक्षा का इंतजाम है। आप कह सकते हैं कि भाई सुरक्षा लाए, तो सुरक्षा तो किसकी लाए? गुंडे ना, ये तंत्र कह लीजिए, वो एक तंत्र है ना उनके पास। गुंडे मतलब ये गुंडे भी कहते हैं, उनमें कई गुंडे आते हैं, मसलमैन के लीजिए जो भी। उसके पीछे एक और है सौरभ जी, मैं चूंकि जाता रहा, वो है वो इंटैक्ट है स्ट्रक्चर या नहीं अभी ममता जी का? उतना टूटा है ना। देखिए वो ठेका दिला, वो कौन है स्ट्रक्चर में? वो लोग हैं जो ठेका ममता देती थी, जो पहले कम्युनिस्ट देते थे। कम्युनिस्ट और इनका बदलाव में देखा, 5 साल लगातार उस समय उन दौरान मुझे जाना होता था बंगाल, इसलिए मैं कह सकता हूँ जो कम्युनिस्टों को जब तोड़ा
तो वो जो टूटा था वो इधर आ गया। उनमें जो जो असामाजिक तत्व थे वो ममता के साथ हो गए। जो एक समय में कांग्रेस के थे वो जनता पार्टी में उस समय कुछ आ गए, तो उसके बाद क्या हुआ, वो हर बार ऐसा ही होता है, जो रूलिंग पार्टी के साथ आ जाते हैं। इसलिए ये जो गुंडा एलिमेंट है वो ठेकेदारों का, वेस्ट इंटरेस्ट का, धंधों का, भ्रष्टाचार का, अब समझ में आ गया कि भाई वो तो हमारी उखड़ रही है। उनको भी सबको कई, आप यूँ कहिए ईडी का उपयोग किया, कि सीबीआई का किया, कि पुलिस का किया, पुलिस तो उनके साथ ही ममता के, लेकिन सेंट्रल फोर्सेज ने, बल्कि एनआईए इस बार लगा गया बम के लिए। आप ऐसा न डराएं जो बिहार में होता था। ठीक है सर, ओके। वो बट जो बात अभी प्रदीप जी जो कह रहे थे कि डिफिकल्ट क्यों बीजेपी के लिए है, क्योंकि माइनॉरिटी वोट, जैसे रूही ने कहा, वो स्टार्ट करती हैं 27-30% से, तो उनकी शुरुआत होती है, वो इंटैक्ट पूरा वोट उनको जाता है। पिछली बार भी उनको 30% ही हिंदू वोट मिला है, उनको उतने की ही जरूरत है। इसी वजह से डिफिकल्ट है। वो तो डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, आप उसको कई एग्जाम्पल से हम लोग समझा सकते हैं, लेकिन आप जब एक थ्रेशोल्ड पर पहुंचना होता है, आपको एक पॉइंट पर पहुंचना होता है, जब वहां तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद एक एक इंच भारी होता है, उसके बाद एक एक इंच को अचीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक थ्रेशोल्ड पर बीजेपी पहुंची पिछले चुनाव में, जो बार बार कहा जा रहा है कि पिछले चुनाव में अमित शाह ने कई जगह कहा कि हम 2 सीट पर थे, 77 पहुंच गए, अब इसके आगे हम कहाँ जाएंगे। भाई लोकसभा में भी 2 सीट थे, 18 पहुंचे, तो उसके आगे तो नहीं गए ना, उसके नीचे आ गए, 18 से 12 आ गए। तो ये जरूरी नहीं है कि आप जहां पहुंचे वहां से आगे ही चले जाएं। तो डिफिकल्टी का लेवल वहां पहुंच के जब आप 40% वोट प्राप्त कर लेते हैं, एवरेज पिछले 3 चुनावों में, 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव में 40% वोट भारतीय जनता पार्टी को आया हुआ है। जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो उसके बाद 1-1% वोट भारी होता है। उसके लिए आपको बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करना होता है, या फिर कोई ऐसी आंधी चले, ऐसी तीव्र लहर हो जिसको जो आपको एकदम से ऊपर उछाल दे, एकदम आगे ले जाकर के 5%, 6% वोट ज्यादा। वो आपको नहीं दिख रही है? नहीं, वो किसी को नहीं दिख रही। कोई आदमी हमको नहीं दिख रहा है, मतलब हम सब लोग यहाँ कर रहे हैं। ऐसा मत कहिए किसी को नहीं दिख रहा है, मतलब हर आप अपनी बात कहिए, ये क्यों कह रहे किसी को नहीं दिख रहा है? नहीं, हम लोग ये जो चर्चा कर रहे थे अभी, उसमें ये था कि एक वो अंडर करंट है, ये कोई बड़ी वेव टाइप से लहर कोई दिख रही है। ये सब चीजें कही जाती हैं हर बड़े चुनाव में। बिहार में ऐसा कहने वाले कितने लोग थे? बड़ा क्लोज कंटेस्ट है, बहुत मुश्किल है, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। उस समय भी मैंने कहा था कि 2010 में एनडीए को जो सीटें मिली थी उसके पास जाएगी। उत्तर प्रदेश का 17 का चुनाव हुआ, अरे बीजेपी कहाँ चली जाएगी, कितना बढ़ जाएगी, 35-36 सीटें थी, सहयोगियों के साथ 325 पे चली गई। तो ये जो क्लोज कंटेस्ट हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव अभी विधानसभा का हुआ, बहुत क्लोज कंटेस्ट है, बड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि कौन जीतेगा, किसी भी तरफ बाजी जा सकती है। पश्चिम बंगाल का ये चुनाव, आप इस पोलिंग परसेंटेज और जो माहौल है, जो परिवर्तन की इच्छा है, जो एस्पिरेशन है, उसको देखते हुए मेरा मानना है एक तरफा है कि उनको नहीं दिख रहा है ऐसा। नहीं, मतलब अंडर करंट की बात देखिए, अंडर करंट की बात हर व्यक्ति कर रहा है कि एक अंडर करंट है। बट मैं नहीं मानती हूँ कि ये अंडर करंट है। जो चेंज का मूड है वो ऑब्वियस मूड है, वो अंडर करंट के तौर पे नहीं है। अगर चेंज का ऑब्वियस मूड है फिर तो अलग बात है, फिर तो वो डेटा, वो नंबर पे कैसे जाता है वो अलग नहीं। चीज है। बोलता नहीं, अभी तो ज्यादातर लोग चुप ही हैं, ज्यादातर लोग बोल नहीं रहे हैं। हम लोग तो जो अभी देखे उसमें भी से तुलना कीजिए। और एक चीज ऐसी भी, एक और चीज है जो कहीं ना कहीं इलेक्शन में मिसिंग है। हम 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर दें। ये बार बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कैंपेन में बीजेपी के अगर मिसिंग नहीं होता, आखिरी समय तक आकर के अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि बंगाल में जन्मा हुआ, बंगाली स्कूल में पढ़ा हुआ, बंगाली मुख्यमंत्री बनेगा, ये कहने की जरूरत अगर है, इसका मतलब कोई मेजर जो इंग्रेडिएंट है वो मिसिंग है आपका। कुछ हद तक पिक्चर हम थोड़ी देर में साफ कर देंगे। जो नंबर्स हमारे स्क्रीन पर चल रहे हैं, जैसे ही 6:30 बजेंगे, 6:31 पर पहला रुझान हम आपके सामने रखेंगे, तो बने रहिएगा। आप देखेंगे सबसे सटीक एग्जिट पोल इंडिया टीवी पर।